फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इसके पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सभी वीडियो वहां से आप देख लीजिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो आप इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आप जैसे वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर जी ने भी आपकी अगली वीडियो डाल दी है ना। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समजात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात अंग समरूप अंग दो भाग हैं। नंबर 1 है, इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है। समजात अंग के हैं, इनमें क्या होता है, इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है, जबकि समरूप अंग में इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती। इनके कार्य समान नहीं होते। समजात अंगों के कार्य समान नहीं होते, जबकि समरूप अंगों के कार्य जो है समान रहते हैं। उदाहरण समजात अंग का है ना, उदाहरण क्या है समजात अंग का, पक्षियों के पंख और मेढक के अग्रपाद। पक्षियों के जो पंख होते हैं और मेढक के अग्रपाद होते हैं लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन कार्य समान नहीं होते ना। चिड़िया उड़ उड़ के बैठती है जबकि मेढक फुदक फुदक कर चलता है। और इसमें क्या होता है, इनके कार्य लगभग समान होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख एक समान होते हैं, ठीक, एक समान नहीं होते, सॉरी। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। पक्षी के अलग होते हैं और चमगादड़ के पंख अलग होते हैं, लेकिन के कार्य लगभग समान होते हैं। चिड़िया भी उड़ती है और चमगादड़ भी उड़ती है। क्या इधर मेढक उड़ता है? नहीं ना। पक्षी उड़ता है पर मेढक कहाँ उड़ता है? मेढक तो फुदक फुदक कर चलता है ना। यानी इनमें समरूपता है, इनमें सॉरी इनकी जात में समजात अंग है, यानी इनके अंग है लगभग समान दिखेंगे, लेकिन इनके जो कार्य हैं समान नहीं होंगे। जबकि अपोजिट समरूप अंग में अंग समान नहीं होंगे लेकिन कार्य लगभग समान होंगे। मनुष्य की बाजू और घोड़े की अगली टांग। मनुष्य की जैसे अगली वो है, क्या बोलते हैं, अगला बाजू, यानी मनुष्य के जो हाथ हैं, और घोड़े की अगली टांग, जैसे घोड़ा अपनी टांगों को तोड़ देता वैसे मनुष्य भी। यानी इनके रचना और उत्पत्ति एक समान होती है, लेकिन क्या कार्य समान है? आप घोड़े की तरह दौड़ते हो? आप तो पैदल चलते हो ना, घोड़ा दौड़ता है। घोड़े की तरह आप बन के देखो कुछ देर के, जब बच्चे देखो कोई छोटे बच्चों को बिठा कर अपना घोड़े पर थोड़ी दूर चल सकता है ना कि खूबते दौड़ेगा। वो अलग की बात है, बच्चों को खिलाना घोड़ा बनना अलग की बात है, लेकिन क्या आप घोड़े की तरह चल सकते हो? नहीं ना। लेकिन अंग जो है समान है लगभग। लेकिन इधर देखिए, पक्षी और कीटों में पंख, पक्षी में भी पंख होते हैं और कीटों में पंख होते हैं, और दोनों को दोनों उड़ते हैं, यानी इनके कार्य समान है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर। प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं। यह विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण ये विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट नहीं करते। दूसरा नंबर, ये संयुग्मजी सॉरी ये सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। यानी ये सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे और पौधों में लंबापन। क्वेश्चन क्या था कि संयुग्मजी और विषम संयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में आप स्वयं को, यानी ये मटर भी हैं और जब जमीन में पहुंच जाएंगे तो ये अपने आप को बहुत लंबा भी दिखा देते हैं। देखिए कहीं कहीं पेड़ में जो बच्चे गांव से होंगे कितने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं देखिए मटर के पेड़ छोटे छोटे होते हैं, दोनों होंगे, देखे होंगे कि कहीं सरसों में देखोगे मटर का पौधा पड़ जाए, देखो कितना लंबा हो जाता है सरसों के बराबर। लेकिन स्पेशली कहीं कहीं देखो मटर का पौधा एकदम बौना सा रहता है। बिल्कुल देखिए, केवल समयुग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बौनापन, हाँ, एक मटर का पौधा बौना भी है और लंबा भी होता है। ये सभी बच्चे जानते होंगे, कहीं कहीं ना कहीं अपने गाँव से रिलेशन रखते होंगे, कभी कभी गाँव जाते होंगे तो
एक मटर का पौधा जैसे सरसों वगैरह में होता है, किसी में होता है देखो बहुत लंबा हो जाता है बड़ा सा, जबकि कुछ होते हैं बहुत छोटे छोटे बौने हो जाते रह जाते हैं ना। तो आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र में अंतर। लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र में अंतर। लिंग गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, देखते कौन कौन अंतर है। नंबर 1 है, यह लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यह लिंग निर्धारण पे निर्भर करते हैं कि नर होगा या मादा होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगी। कायिक गुणसूत्र ये लिंग निर्धारण से संबंध नहीं होते, यानी ये जो इनका कार्य होता है ये बच्चों की जीन्स संबंधित रहते हैं कि ये नर होगा या मादा होगा। जबकि लिंग गुणसूत्र, मनुष्य में केवल 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। अभी हमने आपको बताया था कि मनुष्य में एक्स और वाई होते हैं, जबकि मनुष्य में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? लिंग गुणसूत्र सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं और कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं। मानव नर में एक्स वाई तथा मानव मादा में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। मानव नर में एक्स वाई तथा मानव मादा में एक्स एक्स लिंग होते हैं। मानव का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी मनुष्य, जैसे हम, आप, हमारी माँ, सभी लोग मानव हैं। जबकि अगर मादा की बात ली जाए तो मादा में लड़की और तमाम मादा की श्रेणी में जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई और स्त्री हो गई और कुतिया हो गई, तमाम जानवर जिनमें जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं या जो स्त्रीलिंग है, मेरे कहने का मतलब है जो स्त्रीलिंग है वो मादा कहलाएंगी। लेकिन मानव का मतलब होता है मानवी, यानी स्त्री और पुरुष, ठीक है, वो मानव रूप में। अगला क्वेश्चन है, पौधों की नई जातियों को उत्पन्न करने की 4 विधियां नाम लिखिए। या पौधों की जो नई जातियां हैं उनको उत्पन्न करने की 4 विधि बताइए। उत्परिवर्तन, संकरण, पॉली पॉली प्लोए सॉरी पॉली प्लोइडी प्लोइडी है ना, पॉली प्लोइडी। संकरण के बाद गुणसूत्र की संख्या या गुणसूत्र दुगुनी वृद्धि करता है। पौधों की नई जो 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? उत्परिवर्तन, संकरण, पॉलीप्लोइडी या फिर संकरण के बाद गुणसूत्र की दुगुनी वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विभिन्नताओं के 4 कारण लिखिए। पर्यावरणीय प्रभाव, जीव के बीच परस्पर क्रिया, डीएनए की संरचना में बदलाव, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। यानी सभी संबंधी क्या है? भिन्नताएं हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव अलग होता है, जीन की क्रिया अलग होती है, डीएनए की संरचना अलग होती है, गुणसूत्र की संरचना अलग होती है। यानी आप देखे होंगे कि जैसे कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है, क्यों? उसमें कुछ गुणसूत्र दिक्कत हो गई, कुछ जीवों की परस्पर क्रिया में दिक्कत हो गई, कुछ डीएनए संरचना में दिक्कत हो गई, कुछ पर्यावरण का प्रभाव पड़ गया। कोई बच्चा हष्टपुष्ट पैदा होता है, उस पर क्या है? उस पर सभी समान रूप से सभी जो आवश्यकताएं चीज़ें होती हैं वो सभी का सभी मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्कियो आर्कियोरेप्टिक्स को सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। आर्कियोरेप्टिक्स में कुछ विशेषताएं सरीसृप जैसी होती हैं और कुछ विशेष पक्षियों जैसी, कुछ विशेषताएं सरीसृप जैसी और कुछ पक्षियों जैसी, इसीलिए इसे दोनों के बीच कड़ी कहा गया। यानी जमीन पर भी चलता है और ऊपर भी उड़ता है, यानी दोनों की कड़ी है ना। सरीसृप का मतलब होता है नीचे चलना, जैसे सांप हो गया, कीड़े तमाम, ये सभी सरीसृप कहलाएंगे। जबकि और पक्षी ऊपर उड़ते हैं, वो ज़्यादा नीचे चलते कहाँ, बैठते हैं अलग की बात, लेकिन पैदल कहाँ चलते हैं। तो ये जो आर्कियोप्टिक्स है ये दोनों की बीच कड़ी है, यानी उड़ता भी है और पैदल भी चलता है, ठीक है, ये दोनों की बीच कड़ी है। सरीसृप के गुण, इनकी पूंछ लंबी होती है, जबड़ों में दांत होते हैं, लंबे नुकीले नाखून से युक्त तीनों उंगलियां होती हैं, जैसे शरीर छिपकली के समान साधा, शरीर जो है छिपकली के समान होता है, ठीक है। मूस हो गया, इनकी पूंछ लंबी होती है, छिपकली की पूंछ लंबी होती है, ये सभी क्या है? सरीसृप हैं, ठीक है। इनके दांत नुकीले होते हैं, जबड़ों में ही तो होते हैं, मुख में दांत होते हैं ना। पक्षियों के गुण, शरीर पर पंख होते हैं,
पक्षियों के गुण क्या होते हैं? शरीर पर पंख होते हैं, जैसे पीठ पे होते हैं ना। आपने देखा होगा जूनियर जी और क्या बोलते हैं बालवीर, तमाम तरह के एपिसोड आते हैं जिनमें देखो पीछे पंख लगाए रहते हैं, या परी बोलते हैं, देखो पीठ पे पंख लगाए रहते हैं, नहीं शरीर के ऊपर पंख होते हैं, ठीक है। चोंच उपस्थित, भाई चोंच चोंच के माध्यम से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला है अग्रबाहु पक्षियों के पंख की तरह। जो अग्रबाहु है वो पंछियों की तरह होता है, किसके? सरीसृप के। जो अग्रबाहु होते हैं, जो यानी अगली पैर होते हैं, वो एकदम पक्षियों की तरह होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीन पर। जीवों में विशेषताएं या जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं। कौन कौन से कारण हैं? अंतर्निहित प्रवृत्ति, अंतर्निहित प्रवृत्ति। लैंगिक जनन में पैतृक गुणसूत्र एवं मातृक गुणसूत्र में जीन विनिमय प्रक्रम होता है। लैंगिक जनन में पैतृक गुणसूत्र एवं मातृक गुणसूत्र में जीन विनिमय प्रक्रम होता है, जिस कारण लैंगिक जनन में विविधता अंतर्निहित होती है। आपने देखा होगा गांव में कहते नहीं कि लड़का एकदम मम्मी पे गया है, लड़का एकदम मम्मी पे गया है, जबकि बिटिया एकदम पापा पे गई है। यानी जो बच्चे का जो शरीर की यानी चेहरे की बनावट है कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से मिलती है, अपने मम्मी से मिलती है। गांव में देखा होगा, आप लोगों में भी ऐसा होगा जबकि बेटे का या बिटिया का जो शरीर का संरचना होती है वो कहीं ना कहीं या शक्ल की अपने पिता से मिलती है। क्या है? ये लैंगिक विभिन्नताएं तो हैं, या जीवन की जीव विभिन्नताएं तो है ना। अगला है डीएनए की प्रतिकृति बनाने में त्रुटि या म्यूटेशन। डीएनए की प्रतिकृति बनाने में त्रुटि या म्यूटेशन। डीएनए की प्रतिकृति बनाते समय कोई परिवर्तन या त्रुटि संतति जीव में बहुत अधिक विविधता उत्पन्न कर देती है। क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाने में त्रुटि या म्यूटेशन। डीएनए की प्रतिकृति बनाते समय कोई परिवर्तन या त्रुटि संतति जीव में बहुत अधिक विभिन्नता या विविधता उत्पन्न कर देती है। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर। पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद इस पर कौन कौन से यौगिक अणु विद्यमान थे? पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद इस पर कौन कौन से यौगिक या अणु विद्यमान थे? H2O जल, जल विद्यमान था। NH3 अमोनिया विद्यमान थी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विद्यमान था, और तथा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड ये उपस्थित थी, ठीक है। अमोनिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये गंध बहुत करती है। सबसे ज़्यादा गंध कहाँ आती है? टॉयलेट में, लैट्रीन में, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए आपसे कि अमोनिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो शौचालयों में या टॉयलेट में, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंध आती है, यहीं पर अमोनिया पाई जाती है। यानी अमोनिया बहुत ही दुर्गंधित गैस है। कैसी गैस है? बहुत ही दुर्गंध युक्त गैस है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी भाग 7 में प्रश्न को देखें, थोड़ा सा आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी भाग में प्रश्न 7 को देखें, ठीक है। आप वहाँ से पढ़िएगा, या आपके पास जो भी बुक होगी इतना आपको एक्सरसाइज दी जाती है। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है। प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चलो लिखते हैं टिप्पणी। प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, या फिर जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, ऐसा नहीं करते कि वे समाप्त हो जाते हैं। चलो फिर से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में अपने जीवन के या संघर्ष के कारण योग्यतम का चुनाव होता है। कैसे? जैसे कि आप देखे होंगे जेल में जिस मनुष्य को वो क्या बोलते हैं,
सज़ा सुना दी जाती है तो बहुत देखो भवाके से मर जाते हैं, यानी डर के मर जाते हैं। क्यों? कि अब मुझे जेल में रहना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, मुझे बाहर नहीं जाने को मिलेगा। वो मारी चिंता के मर जाते हैं। लेकिन कुछ जानते हैं कि अपना माहौल ढाल लेते हैं कि भाई मुझे तो 10 साल यहाँ रहना है, तो खुश होकर रहें या दुखी होकर रहें, तो अपना एक माहौल ढाल लेते हैं कि मुझे तो 10 साल किसी तरह बिताने हैं, चाहे खुश होकर बिताएं चाहे जैसे बिताएं। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आप जैसे यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी हैं, तो आपका यहाँ का एक माहौल है, यहाँ का एक जैसे नवंबर दिसंबर में ठंडक होती है तो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो क्या अगर आपको सारा 12 महीना अगर आपको छोड़ दिया जाए ग्लेशियर पर्वत पर या जम्मू कश्मीर में, तो अपने आप को क्या ढाल पाएंगे? अगर ढाल पाएंगे तो जिंदे रहेंगे, वरना आप मर जाएंगे। ठीक है। तो जो मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेता है वही जीवन संघर्ष में जीवित रहता है, अन्यथा वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसे ही प्रकृति या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं हमारे बच्चे सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और कोई भी उनका डाउट ना रहे। इसीलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन या एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताते चलते हैं। डार्विन ने 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। किसने? डार्विन ने। कब? 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को, यानी उन्होंने जो जो सीखा, एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? प्राकृतिक वर्ण। ठीक है। जिन्हें उन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित किया मतलब जैसे आपकी बुक आती है तो उसमें देखा होगा राइटर लिखा होगा। अपनी बुक खोलिए, किसी भी बुक खोलिए, प्रथम पृष्ठ पर लिखा होगा लेखक, जो भी वो नीलम गुप्ता, संजीव रेड्डी। ठीक है। यानी संजीव रेड्डी ने वो बुक लिखी, एक बुक लिखी, लेकिन वो गए प्रिंटर के पास और बहुत सारी बुकें छपवा दी, जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच गई। लेकिन प्रकाशक तो एक ही है। कौन? नीलम गुप्ता है, संजीव रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25। आकृति, आकार तथा रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद सभी मानव एक प्रजाति में रखे गए हैं। कारण सहित बताइए। इस पृथ्वी पर मानव के रंग रूप, आकार एवं आकृति आदि में बहुत अधिक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पर आप लोग को बहुत देखा होगा, जैसे कि आर्मी जो एक संस्था है देश की रक्षक, तो उसमें देखा होगा कि कुछ लंबाई की सीमा लेते हैं कि इतनी लंबाई से नीचे हम उन बच्चों को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लंबाई छोटी है। बहुत से लोगों को देखा होगा बौने होते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। बहुत से लोगों को देखा होगा बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि आकृति एवं आकार में अंतर है। बहुत से लोग बहुत काले काले होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के देखिए लोग बहुत काले काले होते हैं, जबकि आप चाइना के देख लीजिए, अदर देशों के देख लीजिए, अमेरिका के देख लीजिए, लोग बहुत गोरे होते हैं। यानी उनमें तमाम तरह के रंग रूप में विभिन्नताएं होती हैं। इन विविधताओं के कारण ही मनुष्य लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों में ही बात करते रहते हैं। मनुष्य की प्रजाति के लिए आमतौर पर त्वचा का रंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया गया है। मनुष्य की प्रजातियों के लिए आमतौर पर त्वचा का रंग निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं? नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं? नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब थोड़ा ना कि टार्च से प्रकाश डालो, या फिर वो क्या बोलते हैं लाइट जला दो उससे प्रकाश डालो, वो प्रकाश नहीं कहते। यानी उस पर गहन अध्ययन करो, उस पर गहन अध्ययन करो, इसी का मतलब होता है प्रकाश डालना। ये मत समझना कि हाँ उस पर आप टार्च जला दी और बोला नहीं हमने तो प्रकाश डाल दिया पर कुछ समझ में नहीं आया, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश वो है कि आप उस पर गहन अध्ययन करें, उसका रिसर्च करें, इसमें क्या क्या है। ठीक है। आंसर क्या है? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हिल्डन ने सन 1929 में अपना मत प्रकट किया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब इस पर विद्यमान सरल अकार्बनिक अणु, अजैविक पदार्थ जैसे मीथेन, अमोनिया, H2S से जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। एक अनुमान है, एक अनुमान ही अपना मत कह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि उस समय पृथ्वी के विभिन्न वातावरण में पहली बार अकार्बनिक अणु जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हुए होंगे। यानी जो अकार्बनिक अणु हैं वो जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हुए होंगे, यानी चेंज हुए होंगे। कैसे चेंज हुए होंगे? चेंज होने का मतलब
जैसे कि आपका गुड़ खाए होंगे आप लोग, गुड़ वो ठोस होता है ना, लेकिन जैसे ही उसको आप हीट करते हो या गरमाते हो अपना आकार बदल देता है। कैसा हो जाता है? वो लिक्विड हो जाता है, यानी पिघल जाता है। ठीक ही उसको आप फिर फ्रिज में रख दीजिए, फिर ठोस हो जाएगा, यानी वो परिवर्तित हो गया है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। समझ गए होंगे। या फिर परिवर्तन इसे भी कहते हैं कि एक दोस्त आपका अच्छा है, बोला हाँ ये हम आपकी जो गलती की हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ बोलना बंद मम्मी पापा से, वरना हम मार पाएंगे। लेकिन जस्ट ही वो जाता है तुमसे पहले और मम्मी पापा से बता देता है और आप मार खाते हैं। यानी आपके सामने कुछ और, मम्मी पापा के सामने कुछ और, यानी उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया। क्या किया? परिवर्तन किया। जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं ये जीवन के लिए आवश्यक है। इन जटिल कार्बनिक अणुओं में ने आपस में जुड़कर प्राथमिक जीव की उत्पत्ति होगी। अगली हेडिंग है नई जातियों का उद्भव। नई जातियों का उद्भव, जीवों का समूह जो एक या अनेक समष्टि में रहकर अंतः प्रजनन करता है। जीवों का वो समूह जो एक या अनेक समष्टि में रहकर अंतः प्रजनन करता है, एक जाति कहलाता है। सभी नई जातियों का विकास पहले से उपस्थित जातियों से होता है। यानी सभी नई जातियों का जो विकास होता है पहले से उपस्थित जाति से होता है। भाई जो पहली जातियां होती उन्हीं से तो होगा। क्यों? अगर इस समय डायनासोर नहीं है तो क्या डायनासोर उत्पन्न हो सकता है? नहीं। अगर भैंस ना हो तो क्या अगला बच्चा जन्म ले सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसका पहला वो जाति नहीं है। समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नई जाति का निर्माण संकरण भौगोलिक अवरोध से हुआ है। ये एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इनमें से अंतः प्रजनन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। इनमें अंतः प्रजनन की जो क्रिया होती है वो संभवता नहीं हो पाती, नई जाति कहलाती है। यानी नई जाति कौन सी है? जिनमें अंतः प्रजनन क्रिया नहीं हो पाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? नई जाति, है ना। अतः नई जातियों का विकास बनना जाति उद्भव कहलाता है। ये जाति उद्भव क्या है? जो नई नई जातियां बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जाति उद्भव। नई जातियां विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शरीर संरचना, कार्यकी, जनन, व्यवहार आदि में अपनी पूर्वज जाति से भिन्न हो सकती हैं। यानी जो नई संरचनाएं हैं, जैसे कि पूर्वज मतलब ये हुआ कि जो घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, बिल्ली हुआ या मनुष्य हुआ, पहले क्या करते थे? उनकी पहले क्रिया क्या थी? हाथ चलाते थे, पैर चलाते थे, काटते थे, दौड़ते थे। छोटी सी बात है, कुत्तों को ले लीजिए आप। कुछ कुत्ते होते हैं बहुत काटते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं बहुत गंदे होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं कि जैसे है उसका मालिक आ जाता है फट से उसके आसपास चलने लगते हैं और उसके हाथ पाँव चूमने लगते हैं कि मेरा मालिक आ गया। और जैसे बोलते हैं उसका नाम होता है सैंडी हो गया, रिंकू हो गया, टिंकू हो गया, पिंकू हो गया, बहुत नाम रख लेते हैं अपने कुत्तों का जो उनको अच्छा लगे। जैसे ही नाम पुकारेंगे फट से आ जाएगा, अपने लगेगा कि हाँ मेरा मालिक आ गया है। आपने देखा होगा कि दरवाजे पर कुत्ता बंधा रहता है, यदि उसका मालिक या उसकी मालकिन है या उससे संबंधित उसके लड़के बच्चे हैं तो उसको नहीं बोलेगा। अदर पर्सन जैसे ही आएगा उसको भौंकने लगेगा। क्यों? जबकि कोई दूसरा कुत्ता ले लीजिए रोड पे घूम रहा हो तो किसी को नहीं समझेगा ना कि ये मेरा मालिक, वो मेरा मालिक है। उससे तो बहुत सारे रोड पे आदमी दिख रहे हैं ना। यानी दोनों के अनुभव में अंतर है, जनन व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, आशा करते हैं सभी बच्चे खूब अच्छे से समझ गए होंगे। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता और कौन थे? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सभी जीवों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उनके अपने जनकों से प्राप्त होते हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। गाँव में कहते हैं ना, कहते एकदम बाप पे गया है लड़का, लड़का एकदम बाप पे गया है। क्या बोलते हैं? लड़की एकदम अपनी माँ पे गई है। क्यों? कुछ कार्य ऐसे होते हैं बच्चे के, जैसे बच्चे का कुछ हिचकना, बच्चे का कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, लगता है कि हाँ अपने एकदम पिता पे गया है। जैसे किसी किसी के पिता बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो गांव में लोग कहते नहीं भैया जैसे लड़का गुस्सा करता है, जिसका पिता गुस्सा करता है, बिल्कुल वैसे ही इसका लड़का भी गुस्सा करता है। यानी उसकी कुछ जननानिक जो आनुवांशिक लक्षण थे उसके पुत्र में चले गए। कहाँ चले गए? पुत्र में। यानी वो बच्चा भी कुछ कुछ गुस्सा करने लगा। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो पिता की बीमारी पुत्र को अंतर्निहित हो जाती है या उनमें लक्षण आ जाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों एवं इनके प्रभावों के आधार पर नई पीढ़ियों में उत्पन्न समानताओं और असमानताओं को आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता।
आनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी में जीवों में समानता बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य की संतान मनुष्य, गाय की संतान गाय तथा हाथी की संतान हाथी हमेशा होती है। भाई मनुष्य का संतान हाथी थोड़े ना होगा। क्यों भाई? कि गधे की संतान हाथी होगा, हाथी की संतान हाथी होगा, गाय की संतान गाय होगा, जबकि मनुष्य की संतान मनुष्य होगा। कहते नहीं गाँव में कि नीम का बोकला नीम में लगे, यानी नीम की छाल हमेशा नीम में ही लगेगी। जब कोई बच्चा शैतानी करता है, ठीक है, और उसका बोलते हैं कि बेटा ये कर दो, कि नहीं करेगा, यानी वो अपने मम्मी पापा का ही सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। मतलब कि नीम की छाल हमेशा नीम में ही लगेगी। मतलब कि वो लड़का हमेशा अपने मम्मी पापा के ही कहना सुनता है। आनुवांशिक के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के क्या वो थे? फादर कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता की कुछ विशेषताएं हैं, एक मिनट, कौन सी विशेषताएं हैं? आनुवंशिकता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह केवल मनुष्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पौधों और जीवों के लिए भी आवश्यक है। यानी यह मनुष्यों के लिए ही, यह पौधों में भी आवश्यक होता है। इसका कृषि विज्ञान में फसलों के आकार, उत्पादन, रोग रोधन तथा पालतू पशुओं के नस्ल सुधार आदि में होता है। यानी पौधों में रोग नहीं लगेंगे, मनुष्य और जानवरों में रोग नहीं लगेंगे, उनकी नस्ल में सुधार होगा। 3 है, इसकी सहायता से उद्विकास, भ्रौणिकी तथा अन्य संबंध विज्ञानों को अध्ययन की सुविधा यानी वैज्ञानिक अध्ययन मिलेगा। 4 नंबर, पित्रागत लक्षणों तथा रोग संबंधी अनेक भ्रमों का निवारण होता है। यानी पित्त की कुछ बीमारियां भी बच्चों में निष्करित हो जाती हैं। 5वां है, इससे हीमोफीलिया, वर्णांता आदि का पता लगाया जा सकता है। इससे हीमोफीलिया, वर्णांता आदि का भी पता लगाया जा सकता है। 6 नंबर है, जुड़वा संतानों की उत्पत्ति, सुजनवोस्की तथा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें छोटे छोटे वीडियो देखना है ताकि मेरे जो छोटे भाई बहन है ज़्यादा उबे ना, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे कि सर वीडियो कैसा लगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सर जी हमें वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।